हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे भाषा शिक्षण की। दस्तावेज कहता है कि बहुभाषिकता को बनाए रखना चाहिए और उसको प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा में कार्यनीति का हिस्सा बनाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता भारत की विशेषता है और इसको जीवित रखना यानी भारत की संस्कृति को जीवित रखना। जिस भाषा को हम जीवित नहीं रख पाएंगे, धीरे धीरे उसके बोलने वाले लोग कम से कम होते जाएंगे और वो संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। इसलिए भाषा और संस्कृति आपस में अन्योन्याश्रित रूप से संबंधित है। अतः प्रत्येक भाषा को जीवित रखना और उसको बनाए रखना जरूरी है। प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा निश्चित रूप से मातृभाषा में होना चाहिए। इसके बाद की कक्षाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण के कुछ बिंदुओं की ओर या उसकी रणनीति की ओर ध्यान दिलाते हुए दस्तावेज कहता है कि प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। बच्चों को अमूर्त का चिंतन करने के लिए धीरे धीरे क्षमता में विकास किए जाने वाले कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए एक्टिविटी कराए जाएं। और जैसे जैसे क्लास बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्लास 3 के बाद क्लास 4 में निश्चित रूप से हिंदी भाषा का महत्व होना चाहिए। हिंदी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषी क्षेत्रों में उस भाषा का शिक्षण होना चाहिए जो उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती। इससे बच्चे एक नई भाषा से वाकिफ होंगे, एक नई संस्कृति से वाकिफ होंगे। और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को इसके स्थान पर रखना चाहिए। ये तो 2 भाषा की बात हो गई। और तीसरी भाषा अंग्रेजी को भी शामिल किया जाना चाहिए। अंग्रेजी को जानना, समझना और उससे फैमिलियर होना बच्चे की आवश्यकता है वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि उसको विश्व में रहना है, निर्वाह करना है और चलना है। तो इस आत्मिक मूल्य के साथ त्रिभाषा फार्मूला को लागू किया जाना चाहिए। ये त्रिभाषा फार्मूला जो है वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत लाभदायक है और इसी इसके मूल्य के साथ, इसी इसकी भावना के साथ इसको लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे को त्रिभाषा फार्मूला के क्षेत्र में या त्रिभाषा फार्मूला के लिए कक्षा 4 या कक्षा 6 से लागू होना चाहिए। उसके पहले उसको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। इन दिनों भाषा को केवल भाषा के रूप में पढ़ाया जाए यह आवश्यक नहीं है। भाषा को पढ़ाने के लिए भाषा को एक सार्थक मूल्य के साथ लागू किया जाना चाहिए, बल्कि सार्थक संदर्भ के साथ लागू किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज स्कूलों में कराई जानी चाहिए जिससे भाषा समर्थ हो। निबंध, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, ये सब अमूर्त चीजों के बारे में बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करती है और बच्चों की भाषा को विकसित करती है। इस तरह से भाषा शिक्षण होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा या द्वितीय भाषा, इसके बारे में भी दस्तावेज कहता है। दस्तावेज का ये विचार है कि अंग्रेजी भाषा कौन सी कक्षा से लागू किया जाना चाहिए, कैसे लागू किया जाना चाहिए, ये कोई लोगों की डिमांड नहीं रहती या ये पाठ्य सामग्री की डिमांड नहीं रहती या ये बच्चे की बौद्धिक पिपासा की डिमांड नहीं रहती, अपितु ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुसार इसके लागू करने का समय बदलते चले जाता है। कभी इसको प्राइमरी से लागू कर दिया जाता है और कभी इसको 6वीं क्लास से लागू करने की बात कही जाती है। लेकिन ये सब कुछ राजनीतिक मुद्दा होता है। प्रायः ये देखा जाता है कि अधूरी इच्छा शक्ति के साथ अंग्रेजी भाषा को लागू करने का अंजाम ये होता है कि
बच्चा सीख नहीं पाता है ठीक से। अब क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं होते। वो स्वयं अंग्रेजी को किसी तरह पढ़कर कक्षा में पढ़ाने के लिए भेज दिए जाते हैं, जबकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक का अंग्रेजी भाषा समर्थ होनी चाहिए। इसके लिए उनको शैक्षिक सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो भाषा है उसके लिए संसाधन केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, अपितु उसके चित्रकला, कैसेट्स, छोटे छोटे कहानी की किताबें, ये सब संसाधन के रूप में काम करती हैं। इसलिए इस तरह के वर्कबुक को निरंतर डेवलप करते रहना चाहिए, जिससे ये भाषा समर्थ हो। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अंग्रेजी की शिक्षा में आगे हो जाते हैं और हिंदी माध्यम के स्कूल विषय अंग्रेजी पढ़ाने के कारण वहाँ के बच्चे अंग्रेजी में पीछे हो जाते हैं। इसका कारण भी यही है कि भाषा को भाषा शिक्षण के रूप में नहीं, बल्कि भाषा को माध्यम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, सार्थक संदर्भों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। और जब बच्चा सार्थक संदर्भ के साथ किसी भाषा को पढ़ता है तो उस भाषा में उसको धीरे धीरे कमांड हासिल होने लगता है। अंग्रेजी माध्यम में यदि हम प्री और प्राइमरी एजुकेशन को प्रारंभ करते हैं, ऐसे बच्चे का जिसके घर में अंग्रेजी का कोई माहौल नहीं है, जिसके शिक्षक अंग्रेजी ठीक से पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए यह भाषा कठिन से कठिनतर हो जाती है और वो इस भाषा के कारण अंग्रेजी से भागने लगता है। इसलिए अंग्रेजी शिक्षण में इस बात को ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजी भाषा का शिक्षण और अंग्रेजी माध्यम का शिक्षण, इन दोनों के बीच की दूरी को मिटाना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षक की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना आवश्यक है, ताकि वो भाषा का प्रयोग करना सीख जाए। यदि वो भाषा का प्रयोग करना नहीं जानेगा तो निश्चित रूप से वो अंग्रेजी की ठीक से शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजी के शिक्षण को पूरी इच्छा शक्ति के साथ लागू करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी बच्चे को समर्थ बनाती है। बड़ी क्लासेस में जो पाठ्य वस्तु हिंदी में नहीं मिल पाता वो अंग्रेजी की किताबों में मिल जाता है। दूसरी भाषा को जानने और समझने से बच्चों की संदर्भ करने की शक्ति, संदर्भित करने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, अमूर्त को चिंतन करने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ सहनशीलता का भी विकास होता है, उनमें आत्मविश्वास भी आता है। इन सब बातों को ध्यान में रख के अंग्रेजी को पढ़ाया जाना चाहिए। भाषा कौशल के विकास के लिए हम कुछ कक्षाओं तक ही पाठ्यक्रम में वस्तुओं को शामिल करते हैं और बड़ी क्लासेस में भाषा को दूसरे विषयों की तरह पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं, भाषा सभी विषयों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन है, इसलिए भाषा पर ज्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है और भाषा दूसरे पाठ्य वस्तु को समझने में सहायक हो, इतना सक्षम प्रत्येक बच्चे का होना आवश्यक है। अतः भाषा कौशल का विकास उच्च से उच्चतर कक्षाओं में भी निरंतर उच्च से उच्चतर कक्षाओं की गतिविधियों के अनुसार किया जाना चाहिए। उच्च कक्षाओं में डिबेट एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चों की भाषाओं को, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रायः स्कूलों में ये देखा जाता है कि जो भाषा के शिक्षक हैं वो कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्टेज में आ जाएं। बाकी जो विषय शिक्षक हैं वो आराम से बैठते हैं क्योंकि हम हिंदी वाले या हम भाषा वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा पर प्रत्येक का समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ हम भाषा के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, भाषा के प्रयोग करने की क्षमता की बात कर रहे हैं और प्रयोग करने की क्षमता प्रत्येक विषय शिक्षक की एक जैसी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। इसलिए भाषा के कौशल के विकास की बात की जाती है। पढ़ने की संस्कृति को देखो, यहाँ पर मैं रुककर तुम लोगों को बताऊं कि भाषा के लिए थोड़ी ज्यादा बात दस्तावेज में कही गई है और हमको भी भाषा के विषय में ज्यादा समझने की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान से सुनना कि भाषा जो है वो केवल
हमारे लिए ही नहीं बल्कि समुदाय के लिए, समुदाय से जुड़ने का एक संसाधन है। और शिक्षक को निश्चित रूप से स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। स्वाध्याय एक बहुत बड़ा अस्त्र है व्यक्तित्व के विकास का। पढ़ने का आनंद अनूठा है दूसरे आनंद से, इसलिए पढ़ने के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। और ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम स्वयं पढ़ोगे। मैं कोर्स की किताबों को पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, इतर किताबों को पढ़ो और आनंद के लिए पढ़ो और फिर उस आनंद का प्रयोग अपने कक्षा शिक्षण में करो। निश्चित रूप से तुम्हारा शिक्षण ज्यादा अच्छा होते चले जाएगा। इसलिए स्कूलों में विचार विमर्श, डिबेट, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता ये निरंतर होते रहना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये केवल हिंदी या इंग्लिश का शिक्षक कराएगा। एक भौतिक शास्त्र का शिक्षक भी वर्तमान समय में कैसे जिया जाए भौतिक शास्त्र के साथ इसको करा सकता है। एक सामान्य शिक्षक किसी भी विषय का कोविड-19 के साथ कैसे हमको भविष्य में जीना है इसकी प्रतियोगिता करा सकता है। और जो जितना सुंदर एक्सप्रेस करेगा इस बात को वो उतना प्रभावी होगा। और एक्सप्रेस करने के लिए भाषा पर अधिकार जरूरी है। बच्चे को लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, सुनने का कौशल, सबका विकास निरंतर करना चाहिए। दस्तावेज उन बिंदुओं पर भी विचार डालता है कि आखिर बच्चे पढ़ क्यों नहीं सकते। पढ़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि यहाँ ये बात कही गई है कि पढ़ाने वाला का बुनियादी कौशल कमजोर होता है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शिक्षक जो भाषा का है उसके पास बुनियादी कौशल नहीं है। जब वो बच्चों को अनुकरण वाचन के लिए कहता है तो पूरे समय वो बच्चे को उसकी गलती सुधारने के लिए लगा रहता है। वो उसमें निरंतरता नहीं आने देता, जबकि आवश्यकता है निरंतरता की। बच्चा पहले अभिव्यक्त करना सीखे, पढ़ना सीखे और फिर उसकी गलती का एहसास कराया जाए। अधिगम के रूप में लेना चाहिए, अधिगम के स्तर के रूप में लेना चाहिए गलतियों को। और मूल्यांकन भी अधिगम की एक स्थिति है। कितना सीखा, कैसे सीखा, क्यों नहीं सीख पाया, ये हम मूल्यांकन से तय करते हैं। तो इन सब के प्रति शिक्षक को सजग रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात बहुत संवेदनशील है स्टूडेंट्स, जो इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि किसी घर का प्रथम पीढ़ी का बच्चा भाषा के अनुरूप नहीं ढल पाने के कारण नहीं सीख पाता। प्रथम पीढ़ी का बच्चा कौन है? वो बच्चा जो घर से निकलकर पहला सदस्य है घर से निकलकर पढ़ने आने के लिए। ऐसे बच्चे शिक्षक को स्वीकार्य नहीं होते क्योंकि उनके घर में कोई माहौल नहीं है, वो किसी चीज से भिज्ञ नहीं है। जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जो जाना जाएगा वो शिक्षक के थ्रू। और ऐसे बच्चे शिक्षक को स्वीकार्य नहीं होते। इस एक्सप्रेशन को जैसा ही बच्चा जानता है वो सहम जाता है और ये प्रथम पीढ़ी का बच्चा पीछे हो जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए शिक्षक को? शिक्षक को, प्रत्येक विषय के शिक्षक को भाषा पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और भाषा पर ध्यान यदि वो देगा तो बच्चे की अभिव्यक्ति भी सुधरेगी, बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और इस प्रथम पीढ़ी के बच्चे के साथ ज्यादा संवेदनशील होकर अध्यापन करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से भाषा का विकास होगा। और भाषा वह विषय है, वह संसाधन है जिससे हम गणित, भौतिक, अन्य विषयों को भी समझ सकते हैं, इतिहास को जान सकते हैं। भाषा का ज्ञान, भाषा के कौशल की जानकारी, भाषा के भावों को समझना, ये सब हमको विषयों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। इसलिए भाषा शिक्षण बहुत आवश्यक है। किसी भी शिक्षक को भाषा का शिक्षण करना आना ही चाहिए। तो तुम सब तैयार हो कि तुम भाषा का शिक्षण कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।